एक लड़का अपने दोस्त की शादी को अटेंड करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे वो शादी के अंदर घुसता है तो उसे वहां पर कुछ फूल डालने वाली महिलाएं दिखाई देती हैं। उनमें से एक लड़की को देखकर वह बड़ा ही हैरान हो जाता है और सोच विचार करने लगता है, क्योंकि वह लड़की कुछ दिनों पहले उसकी मालकिन हुआ करती थी, जिसके पति का करोड़ों का व्यापार था। लेकिन आज ऐसा उसको क्या हुआ जो वो यहाँ पर फूल डालने पर मजबूर हो गई है। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था इस कहानी में, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के चांदनी चौक में एक राघव नाम का व्यापारी रहा करता है, जिसका चांदनी चौक में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा काम है और उसके नीचे 10 से 15 वर्कर भी काम किया करते हैं। राघव, जिसकी उम्र फिलहाल 35 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसने कोई भी शादी नहीं की है। इसके बाद उसके यार दोस्त उसे ताना मारने लगते हैं और कहते हैं कि शादी करने का इरादा भी है या ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करेगा। यह बात जब राघव अकेले में सोचता है तो उसे भी लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, वरना अब काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई है, इससे आगे शादी हो भी नहीं पाएगी। यही सोचकर वह अपने घर वालों के पास फ़ोन करता है और उनसे शादी के लिए बोल देता है। कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, कोई अच्छी सी लड़की मेरे लिए ढूंढ दो और उसी से मैं शादी कर लूंगा। राघव पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और वहीं पर उसके घर वाले रहा करते थे। इसके बाद उसके घर वाले उसके गांव के पड़ोस के ही गांव में रहने वाली एक लड़की को उसके लिए पसंद कर लेते हैं, जिस लड़की का नाम था ममता। ममता, जिसकी उम्र अभी 19 साल थी, लेकिन ममता के माता पिता काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, तो वह सोचते हैं कि बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाएगी, लड़का बिजनेसमैन है तो उसी से उसकी शादी करा देते हैं, तो इसी वजह से वह उसकी उम्र नहीं देखते हैं। राघव दिल्ली से पश्चिम बंगाल आता है और ममता को देखकर पहली ही नज़र में पसंद कर लेता है और उससे शादी कर लेता है। ममता राघव को पसंद तो नहीं करती है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई थी कि उसे मजबूरन उससे शादी करनी पड़ती है। इसके बाद ममता शादी होकर राघव के साथ दिल्ली आ जाती है और वहीं पर उसके साथ रहने लगती है। ममता, जो कि 12वीं क्लास तो पास कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद उसके माता पिता ने उसे नहीं पढ़ाया था, तो ममता यहाँ पर आकर अपने पति के बिजनेस में उसका हाथ पटाने लगती है। राघव ने अपने बिजनेस को संभालने के लिए एक मुनीम रख रखा था। अब जैसे ही ममता देखती है कि मुनीम का काम तो वो भी कर सकती है, तो वो राघव से कहने लगती है कि सुनिए जी, अगर आपको ये काम मुझसे करवाने में कोई दिक्कत ना हो तो ये काम मैं भी कर सकती हूँ। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि इतना हिसाब किताब आपका लगा दूंगी। यह बात सुनकर राघव बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम कल से मुनीम का काम देख लेना, मैं मुनीम से आने के लिए मना कर दूंगा। राघव के पास पैसे रुपयों की कोई भी दिक्कत नहीं थी, घर के अंदर सभी सामान मौजूद थे जिनसे वो ऐशो आराम किया करते। अब ममता राघव के साथ वहां पर जाया करती और दिन भर उसके साथ काम किया करती। अब जो लड़के वहां पर काम किया करते थे उनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सूरज। सूरज, जो कि पीछे से बिहार का रहने वाला है, और वो जैसे ही ममता को देखता है तो पहली ही नजर में उसे पसंद करने लगता है। अभी तक उसे ये नहीं पता कि जो ममता है वो उसकी मालकिन है, वो तो केवल उसे एक मामूली सी मुनीम समझ रहा था और वह सोचने लगता है कि क्यों ना इससे बात की जाए। लेकिन तभी उसी दिन राघव वहां पर आकर ये अनाउंस कर देता है कि यह मेरी पत्नी है और आज से ये तुम लोगों के साथ मुनीमगिरी किया करेगी और इसको अच्छी तरह से हिसाब किताब देना। अब यह बात सुनकर सूरज के दिल की बात सूरज के दिल के अंदर रह जाती है और उसके बाद वह अपना नजरिया ही बदल देता है। अब जो राघव होता है वो कभी कभी वर्करों पर डांट लगा दिया करता और यह बात ममता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा करती है, क्योंकि उसे पता है कि गरीबी क्या होती है और ये लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वह गरीबी के कारण ही कर रहे हैं। इसके बाद वह अपने पति से इस बारे में मना किया करती है और कहा करती है कि इंसान है, इन्हें इंसानों की तरह ट्रीट करो, ऐसे इनसे धमका कर काम नहीं निकाला जाएगा। यह बात राघव को भी अच्छी लगती है और यहाँ पर जितने भी वर्कर ममता के इस स्वभाव को देखते हैं तो उन लोगों को ममता बड़ी अच्छी लगती है। वो सोचने लगते हैं कि एक तो हमारे मालिक है जो हम पर बार बार डांट लगाया करता है, और दूसरी ओर ये उनकी पत्नी है, कितना अच्छा स्वभाव है, ये हमको समझती है और इसी वजह से हमारी ओर लिया करती है। इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ वहां पर ऐसा करते हुए लगभग 1 साल बीत जाता है। लेकिन 1 साल बाद अचानक से जो सूरज होता है उसे किसी कारण से वो नौकरी छोड़नी पड़ती है और वहां से वो अपने गांव चला जाता है और वहीं पर रहकर एक छोटा सा रोजगार चालू करता है। दरअसल सूरज वहां पर मैकेनिक का काम किया करता था और अब तक वह वहां पर काम सीख रहा था। जब उसे अच्छी तरह से काम आ जाता है तो वह बिहार में आकर अपना काम करने लगता है और वहीं पर अपने समय को बिताने लगता है।
धीरे धीरे करके 6 साल बीत जाते हैं और इन 6 सालों के अंदर सूरज ने बहुत सारी तरक्की कर ली है। उसके पास ढेर सारे रुपए पैसे हैं और उसके नीचे भी ढेर सारे वर्कर काम किया करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर उसके पहले से कॉन्टैक्ट थे, तो वो वहां से माल खरीद कर लाया करता और यहाँ पर उसे बेचने लगा करता। यहाँ पर होलसेल की दुकान उसने खोल ली थी और उस दुकान से उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है। अब तभी उसका एक दोस्त होता है पश्चिम बंगाल में और उसकी शादी होने वाली थी। अब शादी का निमंत्रण सूरज के पास आता है और सूरज को अपनी शादी में आने के लिए वो कहने लगता है। इसके बाद सूरज भी उससे वादा कर देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। अब जैसे शादी का दिन आता है तो सूरज अच्छी तरह से तैयार होता है और अपने दोस्त की शादी के लिए अपने घर से सज धज कर निकल जाता है। जैसे ही वो शादी में एंटर करता है तो दरवाजे पर कुछ लड़कियां फूल डालने के लिए खड़ी हुई थी और जैसे ही सूरज की नज़र उन लड़कियों में से एक लड़की पर पड़ती है तो वो बड़ा ही हैरान हो जाता है। दोस्तों, सामने जो लड़की फूल डाल रही थी वह और कोई नहीं, वही उसकी मालकिन ममता थी, जो कभी उनके मालिक के डांटने पर उनकी ओर लिया करती थी और मालिक से कहा करती थी कि ये भी हमारी तरह ही इंसान है। इन सभी चीजों को देखकर सूरज की वो पुरानी बातें ताजा हो गई थी, जब पहली बार उसने ममता को देखा था और देखते ही उसे पसंद करने लगा था। वह इन ख्यालों में खो गया था। तभी उसे ज्ञात होता है कि ये करोड़पति होकर यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि इनका तो करोड़ों का व्यापार था और जब ये मालिक की पत्नी थी तो इन्हें वहां से कोई हटाने वाला भी नहीं था, तो फिर आज ये यहाँ पर फूल कैसे डाल रही हैं। इस बात को सोच सोचकर जो सूरज है वो काफी ज्यादा परेशान है और शादी के अंदर चला जाता है। तभी वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जितनी भी महिलाएं यहाँ पर फूल डाल रही हूँ ये इनकी रिश्तेदारी में से हूँ। इसी बात को सोचते हुए राघव धीरे धीरे उस लड़के के पास चला जाता है जिस लड़के की शादी थी और जिस शादी को वो अटेंड करने के लिए आया था। वहां पर जाकर पहले तो उससे कैजुअली बातें करता है, लेकिन बाद में उन फूल डालने वाली महिलाओं के बारे में पूछ लेता है। तो वो बता देता है कि मैंने इतने रुपयों में इन्हें यहाँ पर किया है और ये जितने भी बाराती या घराती कोई भी आएगा उन सभी को ऊपर फूल डालेंगी और उसके बाद जब शादी खत्म हो जाएगी तो यहाँ से चली जाएंगी। अब यह बात जानकर सूरज वापस से उस शादी में चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार ये सवाल आ रहे हैं कि ये करोड़पति होने के बाद यहाँ पर फूल क्यों डाल रही है। इसके बाद जो सूरज होता है वह उससे बात करना चाहता है, तो शादी में से एक छोटे से बच्चे को भेजता है और कहता है कि उस महिला को बुलाकर लाओ, बोलना कि वो बुला रहा है। ऐसा कहकर उसने उस लड़के को भेज दिया था और वह लड़का जाकर ममता को बता देता है कि आपको वह बुला रहा है। अब यह सब कुछ देखकर ममता, जो कि सूरज के आते ही अपना चेहरा छुपाने लगी थी, लेकिन फिलहाल वो उसे बुला रहा था, अगर वो मना भी करती तो वो कैसे न कैसे बुला ही लेता। इसके बाद जो ममता होती है वहां से धीरे धीरे सूरज के पास आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि बताइए आपको क्या काम है। इसके बाद जो सूरज होता है वो कहने लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप वही मालकिन हो जिसके यहाँ पर मैं काम किया करता था और आप मुनीम का काम देखा करती थी। इसके बाद जब ममता ये बात सुनती है कि उसने उसे पूरी तरह से पहचान लिया है तो उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं और वो कहने लगती है कि हाँ, मैं वही मालकिन हूँ जो कि मुनीम का काम किया करती थी, लेकिन आज मैं मालकिन नहीं हूँ, आज मैं महज एक फूल डालने वाली हूँ शादी बारातों में। अब जो अभी तक इस बात को लेकर भी कंफ्यूज था कि हो सकता है यह कोई और हो और वह कोई और थी, लेकिन अब फिलहाल सच्चाई उसके सामने आ गई है, तो वह इस बात को देखकर और भी ज्यादा चौंक जाता है और उसे वहां पर बैठने के लिए कहने लगता है। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे बैठना नहीं है, मुझे अपना काम करना है, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मुझे आज यहाँ पर पैसे नहीं मिलेंगे। तभी जो सूरज होता है वो कहता है कि आप चिंता मत करो, आपके जितने भी पैसे होंगे मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप यहाँ पर ऐसे कैसे और क्या हो गया आपको जो आप यहाँ पर फूल डाल रही हो। उसके बाद ममता वहीं पर उसी टेबल पर बैठ जाती है और सूरज को अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। वह बताती है कि सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, मेरे पति मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया करते और मैं उनकी खुशियों का ख्याल रखा करती, लेकिन अचानक से जब तुम वहां से आ गए थे उससे 1 साल बाद ही, यानी कि आज से 5 साल पहले, मैं और मेरे पति कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे थे और तभी रास्ते में एक भीषण एक्सीडेंट होता है। जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट के कारण मेरे पति की तो मौत हो गई और मैं उस हादसे में बच गई। कुछ दिनों तक मेरा इलाज चलता है और इलाज चलने के दौरान हमारा जितना भी सारा धंधा था वो सारा के सारा चौपट हो गया। इसके बाद जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके बाद वहां पर जितनी भी सारी प्रॉपर्टी थी उस सारी प्रॉपर्टी को राघव के घर वालों ने बेच दिया और उसमें से कुछ पैसे मुझे भी दे दिए और कहा कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। इसके बाद मैं अपने घर वालों के पास आ जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरी 2 बहनें जवान घर पर बैठी हुई थी तो मैं उन पैसों से उनकी शादी करा देती हूँ और शादी कराने के बाद ऐसे छोटे मोटे काम इधर उधर करने लगती हूँ। इसी तरह से जिंदगी चल रही है और इन सभी बातों
बातों को कहते हुए ममता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद जो सूरज होता है वो उसे संभालता है और कहता है कि मालकिन आप चिंता मत करो, भले ही आप यहाँ पर फूल डाल रही हो लेकिन आज भी मेरे लिए वही मालकिन हो जो वहां पर मालिक से हमारे लिए लड़ भी जाया करती थी। ऐसा कहकर सूरज ममता को चुप कराता है और उसके बाद कहने लगता है कि आप चिंता मत करो, आपके लिए मेरे पास काम है और बहुत ही अच्छा काम है, आप बस मुझे अपना नंबर दे दो और उसके बाद मैं कल आपके पास फोन करूंगा। ऐसा कहकर सूरज ने ममता का नंबर ले लिया था और वहां से उस शादी को अटेंड करने के बाद चला जाता है। वह पूरी शादी में और अब तक भी उसी के बारे में सोच रहा था कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए, क्योंकि वह दिल ही दिल ममता को प्यार किया करता है और अब फिलहाल ममता उससे शादी भी कर सकती है। इसके बाद सूरज पहले ममता से ऐसी कैजुअली बातें करता है और जानना चाहता है कि कहीं उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं, कहीं मैं खामा ही उससे बात करने लगूं। तो वह बात करता है और बातों के दौरान उसे यह बात पता भी चल जाती है कि ममता की जिंदगी में और कोई नहीं है, वह अकेली ही अपना जीवन व्यतीत किया करती है, ना ही तो वह किसी को पसंद किया करती है और ना ही उसके घर वालों ने किसी को उसके लिए देख रखा है। इसके बाद धीरे धीरे वह बातें आगे बढ़ाता है और बातें बढ़ाने के साथ साथ वह एक दिन अपने प्यार का इजहार ममता से कर देता है। अब जैसे ममता राघव की ये बातें सुनती है तो उसके बाद वो एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि राघव ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पीछे तुम अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो जो राघव होता है वो सारी बातें उसे बता देता है जब उसने पहली बार ममता को उस जगह पर देखा था और उसे देखते ही पसंद कर लिया था। कहता है कि ममता मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था और मैंने सोचा था कि तुम एक मामूली सी मुनीम हो और मैं तुमसे बात करके तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुम मालिक की पत्नी हो तो उसके बाद मेरे अरमानों पर पानी फिर गया और यही वजह थी जो वहां पर ज्यादा दिन में नहीं टिक पाया। दरअसल काम का तो एक बहाना था लेकिन मेन कारण यही था कि मैं तुमसे प्यार करता था और बार बार मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता था। यह बात सुनकर ममता थोड़ी देर के लिए सोच विचार में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि यह लड़का कह क्या रहा है और इससे आगे हमें क्या करना चाहिए। तो जो ममता होती है वो उससे कहती है कि ठीक है, इसका जवाब देने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए और कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें बता दूंगी। तभी जो सूरज होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, आराम से टाइम ले लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी आपका मन करे उतने दिन का टाइम ले लो, लेकिन आप मुझे जवाब जरूर दे देना। ऐसा कहकर राघव ने फोन काट दिया था और अब वह सोचने लगा है कि ममता हामी भरेगी या मना करेगी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के अंदर जो ममता है वो अपने घर वालों से इस बारे में बात करती है और कहती है कि एक लड़का है और वह मुझे अपनाना चाहता है। घर वालों को वह पूरी कहानी बताती है तो घर वाले पहले सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये लड़का हमारी बेटी को धोखा दे रहा हो। तो वह कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो उससे कह देना कि मेरे घर वाले शादी की बात करने के लिए घर आएंगे, तुम अपना एड्रेस दे दो और वहीं पर मैं अपने घर वालों को भेज दूंगी। यही बात सुनकर ममता अपना फोन निकालती है और सीधा सूरज के पास फोन कर देती है और उसे बता देती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो घर वाले तुम्हारे घर वालों से बात करना चाहते हैं और उसके बाद ही हम दोनों की शादी हो सकती है। सूरज इस बात को सुनकर एकदम से उछल पड़ता है और फौरन से उसे अपना एड्रेस लिखवा देता है। कहता है कि ममता, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहता हूं। इसके बाद ममता अपने घर वालों को एड्रेस दे देती है और घर वाले शादी की बात करने के लिए सूरज के घर वालों के पास पहुंच जाते हैं। सूरज के घर वालों को भी सूरज ने पहले ही बता दिया था कि इस तरह से एक लड़की से मैं प्यार किया करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं और उसके घर वाले 1-2 दिन में यहां पर आने वाले हैं। अब जैसे ही ममता के घर वाले वहां पर आते हैं तो सूरज के घर वाले अच्छी तरह से उनका वेलकम करते हैं और वेलकम करने के बाद ये शादी की बातें तय हो जाती हैं। उन लोगों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका बेटा उससे प्यार किया करता है और बेटा अच्छा खासा कमाया करता है, तो वह अपने फैसले आराम से ले सकता है और इसी वजह से वो लोग उसकी शादी तय करा देते हैं। शादी तय होने के बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ममता सूरज के घर में आती है और सूरज के उसी बिजनेस में जिस बिजनेस को वो यहाँ पर किया करता है उसका हाथ बटाने लगती है। अब सूरज और ममता एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश हैं और कभी कभी ममता अपनी पुरानी बातों को सोचकर फूट फूट कर रोने लगा करती है क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए। उसे छोटी उम्र में बड़े व्यक्ति के साथ शादी करनी पड़ी, लेकिन बाद में अब उसे उसके बराबर का हमसफर मिल गया है और शायद अब उसकी जिंदगी अच्छी तरह से चलने लगे। इधर जो सूरज होता है वह ममता को बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और उसकी हर छोटी मोटी जरूरत का ध्यान रखा करता है।
सूरज अक्सर उसे मालकिन कहकर पुकारा करता है और यह बात ममता को बुरी लगा करती है, लेकिन फिर सूरज उसे समझा देता है कि फिलहाल वैसे भी तुम मालकिन हो, इस घर की मालकिन तो तुम ही हो। ऐसा कहकर वो दोनों हंसने लगा करते हैं और इसी तरह से उनका समय व्यतीत हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की छोटी उम्र में बड़ी उम्र के व्यक्ति से शादी कर लेती है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि उसके बराबर का हमसफर उसे मिल जाता है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।